हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग्स पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 13। इससे पहले इस कहानी के 12 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। संजय क्या बोल रहा था, संध्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन संजय का डांटना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो चुपचाप से अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी रहती है। और तभी नील आगे आया और बोलता है कि आप मेरी माँ को कैसे डांट रहे हो? आप क्यों डांट रहे हो माँ को? जाइए, आप ऑफिस जाइए, मेरी माँ को कुछ भी मत कहिए पापा, नहीं तो नील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। नील की बात सुनकर पता नहीं क्यों संजय को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो भी एकदम से गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि माँ, बेटे ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। दोनों के दोनों बिल्कुल पागल हो, कुछ समझते ही नहीं हो। मैं क्या पागल हूँ? तुम लोगों को पागल दिखता हूँ? सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, लेकिन इतना नहीं होता है कि मुझ पर भी कोई ध्यान ले ले या मेरे साथ भी कोई वक्त बिता ले। संजय इतना कहकर कमरे से बाहर गया, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आया वैसे ही चंद्रकला उसे गुस्से से घूर रही थी। संजय बोलता है कि माँ प्लीज अब आप शुरू मत हो जाना। इतना बोलकर वो भी सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। चंद्रकला भी उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ जाती है। वो तेज कदमों से संजय के पास गई और फिर उसने संजय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू संध्या के ऊपर चिल्लाएगा, उसके ऊपर गुस्सा करेगा? तू खुद को समझता है क्या है संजय? क्या समझता है खुद को? वो माँ बेटे तुझे कुछ कहते हैं क्या, जो तू ऐसे ही खामखा उन पर चिल्लाने लगता है? और तुझे कहा किसने है कि तू नील और संध्या के कमरे में रहे? किसने कहा है तुझे उन दोनों के साथ रहने के लिए? अपने कमरे में रहता था ना, तो फिर वहीं पर रहना शुरू कर दे। क्यों रहता है उन दोनों के साथ? क्यों सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट कर लिया है तूने? तो संजय बोलता है कि आप ही तो चाहती थी ना कि मैं संध्या के पास रहूं, उसके साथ रहूं। चंद्रकला बोलती है कि लेकिन अब नहीं चाहती हूँ मैं, समझा तू? आज के आज तेरा सारा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट करवा दूंगी, समझा तू? अकेले वहीं पर रहे तू। आज के बाद मेरे पोते और बहू को कुछ भी कहा ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया ना? संजय को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो भी गुस्से में बोलता है कि हाँ हाँ, आपकी बच्ची तो बहुत अच्छी है ना, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही खराब हूँ। एक काम करता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से, इस घर से ही चला जाता हूँ, तब आप खुश रह लेना अपनी बहू के साथ। सब ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, सबको मेरे ऊपर ही गुस्सा आता है। एक वो है, उसे तो मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं, और एक आप हो जो बिना बात जाने ही मुझ पर ही चिल्लाती रहती हो, मुझ पर ही गुस्सा करती हो। इतना कहकर संजय ने भी अपना बैग उठाया और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी चंद्रकला बोलती है कि रुको संजय। संजय भी अब एकदम से रुक गया और चंद्रकला ने एक नज़र ऊपर की तरफ देखा, जहाँ पर संध्या नील को अपनी गोद में लेकर खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी भी था। फिर उसने एक नज़र संजय की तरफ देखा तो उसने संजय के हाथ से उसका बैग लिया और फिर वहीं सोफे पर रख दिया और उसकी बाजू पकड़कर एक कमरे में लेकर जाती है। चंद्रकला ने सबसे पहले दरवाजे को अंदर से बंद किया और फिर संजय की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि अब साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है तू? तेरे मन में क्या चल रहा है इस वक्त, बता मुझे। तो संजय ने कहा कि आप नहीं समझेंगी, हटिए आगे से, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। हट जाइए माँ, मुझे ऑफिस जाना है। चंद्रकला ने भी संजय की बाजू पकड़कर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा और काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि तेरे जाने में अभी 15 मिनट बाकी है, समझा तू? अब तक तू मुझे बता, संध्या तेरा ख्याल कैसे नहीं रखती है? क्या करती है वो तेरे साथ जो तुझे उस पर गुस्सा आता है? संजय कुछ भी नहीं बोलता है। तो चंद्रकला ने भी संजय की झुकी हुई आंखों को देखा और फिर उसके गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि क्या वो तुझे करीब नहीं आने देती? क्या वो तेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करती? तो संजय ने भी नज़र उठाकर चंद्रकला की तरफ देखा तो चंद्रकला ने भी एक बार फिर से पूछा कि बता मुझे, क्या वो तुझे करीब नहीं आने देती है क्या? तो संजय थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोलता है कि मैं खुद ही उसके करीब नहीं जाता हूँ माँ। और तभी चंद्रकला ने भी खींचकर एक चांटा संजय के गाल पर जड़ दिया और फिर संजय का चेहरा तो एक तरफ हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। तो चंद्रकला ने भी अब संजय का कॉलर गुस्से से पकड़कर हिलाती हुई गुस्से से बोलती है कि बदतमीज, गधे, निर्लज कहीं के, खुद तो उल्टे सीधे काम करता है और चिल्लाता उस लड़की पर है, उस पर चिल्ला रहा था, गुस्सा उस पर निकालता है तू। संजय काफी ज्यादा हैरानी से चंद्रकला को देख रहा था और फिर उसने
भी अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था। चंद्रकला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि तू एक नंबर का गधा है, गधा समझा तू। मैं तुझे गाली नहीं देना चाहती हूँ, वरना मैं तुझे गंदी गंदी गाली भी देती, समझा ना। संजय अभी भी आंखें फाड़कर बस अपनी माँ को देखा जा रहा था। उसे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी अपनी माँ को देखकर। चंद्रकला बोलती है कि वो बच्ची तेरे 2 महीने से इंतज़ार कर रही है, लेकिन तू उसके करीब नहीं गया और उस पर ही चिल्ला कर ये जताना चाहता है कि वो गलत है और तू सही है। वो तेरे करीब आएगी क्या? तो संजय ने भी अब कुछ भी नहीं कहा, बस हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। और चंद्रकला की आंखों में भी अब हल्का हल्का सा पानी आ गया था। उसने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि उस लड़की ने तेरे लिए न जाने कितने गिफ्ट खरीद के रखे हैं, लेकिन कभी भी तुझे देने की हिम्मत नहीं हुई है उसके अंदर। कैसे देती वो? तूने तो अपने और उसके बीच में अपनी अनीता का नाम दीवार बनकर जो खड़ी कर रखा है। अनीता चली गई है, नील भी संध्या के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन तूने तो संध्या को नहीं अपनाया है ना अभी तक। अगर तू संध्या को अपनाना चाहता है तो फिर ठीक है, तू उसके करीब क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं गया तू उसके करीब? संजय भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि आपका पोता सोएगा तभी तो जाऊंगा ना, मेरे सोने के बाद तो वो सोता है। तो चंद्रकला भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि तू मेरे पास आया, तूने एक बार भी कहा कि माँ नील को तुम सुला लिया करो अपने पास। संजय अभी भी कुछ नहीं बोलता है। तो चंद्रकला फिर संजय के गाल पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि संजय, वो तेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही है, बस वो तुझसे कहती नहीं है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। अगर उस बच्चे की जगह कोई और भी होती तो वो खुद तेरे पास थोड़ी ना आती, तुझे ही तो पहल करनी पड़ती ना, तो तूने पहल क्यों नहीं करी? अब तू उसे रुला भी रहा है। संजय बोलता है कि तो आपने भी तो मुझे चांटा मारकर रुला दिया है ना माँ। चंद्रकला बोलती है कि देख संजय, मुझे ना गुस्सा बिल्कुल भी मत दिला, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर। मैं तुझे एक तरीका बताती हूँ, आज मैं संध्या को समझा बुझाकर ऑफिस भेजूंगी और फिर तू उसे वहीं से लेकर फार्म हाउस चले जाना, उसके साथ कुछ वक्त बिताना। वैसे जाना तो तुझे हनीमून पर चाहिए था, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू जाएगा ही नहीं हनीमून पर, इसीलिए वहाँ पर ही चले जाना। संजय बोलता है कि चला जाऊँगा अगर आप नील को अपने पास रख लेंगी तो। संजय भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से अभी भी अपनी माँ को देख रहा था। तो संजय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो बोलता है कि अच्छा, आप कुछ कह रही थी क्या? तो चंद्रकला ने कहा कि तू बहुत ज़्यादा समझदार है, तुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तू जा और जितना हो सके ना अपना और संध्या का रिश्ता मजबूत करने की कोशिश कर, समझा? तो संजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर कमरे से बाहर निकलकर सीधा लिविंग एरिया में आ जाता है, जहाँ पर संध्या नील को नाश्ता करा रही थी। संजय ने भी अपना बैग उठाया और तभी संध्या थोड़ा सा हिम्मत करते हुए बोलती है कि आप नाश्ता नहीं करेंगे क्या? संजय कुछ बोलता उससे पहले ही संजय का फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। संजय ने अपना फ़ोन जेब से निकाला और उसकी फ़ोन स्क्रीन को देखते हुए फ़ोन को रिसीव किया और बात करता हुआ सीधा बाहर की तरफ चला गया और संध्या का दिल एक बार फिर से टूट गया था। तभी चंद्रकला ने भी संध्या के कंधे पर अपना हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा कि संध्या, वो किसी डील को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त उसका दिमाग सच में बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए तुम पर इतना ज़्यादा गुस्सा निकाल कर चला गया है, लेकिन तुम भी ना बिल्कुल फिक्र मत करो, उसका गुस्सा जल्द ही ठंडा हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। संध्या ने भी नम आंखों से चंद्रकला की तरफ देखा तो चंद्रकला ने भी अब संध्या के गाल पर हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि तुम आज उसके लिए उसकी पसंद का लंच लेकर उसके ऑफिस चली जाओ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। सिचुएशन को समझो बेटा संध्या, वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है ना, तुम उससे थोड़ा सा प्यार से बात करोगी, उसे अच्छा लगेगा, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करोगी तो उसका मूड ठीक होगा। संध्या भी भरे हुए गले से बोलती है कि पिछले 2 महीने से उन्होंने मुझसे एक बार भी प्यार से बात नहीं करी है माँ, और ये बात आप भी जानती हैं। चंद्रकला अभी संध्या को समझाते हुए बोलती है कि वो मेरा नालायक बेटा है, लेकिन तुम तो मेरी समझदार बहू हो ना, तुम तो मेरी प्यारी सी बहू हो ना, तो क्या मेरी बात नहीं मानोगी बेटा? मेरे कहने से ही आज लंच लेकर तुम ऑफिस चली जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। संध्या ने भी हल्की सी गर्दन हाँ में हिला दी और फिर नील के पास आकर नील को नाश्ता कराने लगती है। उसकी आंखें हल्की हल्की अभी भी नमी थी। नील नाश्ता करते हुए बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है माँ, आपको पापा के लिए लंच लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं जाओगी, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डांटा है ना, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। तो संध्या ने भी नील की तरफ देखा और कहा कि बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, वो तुम्हारे पापा हैं। और तभी चंद्रकला ने भी नील की कमर पर हल्का सा हाथ मार के बोलती है कि तुम्हें छोटा भाई नहीं चाहिए क्या, हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो, बदतमीज कहीं के। ये सुनकर तो नील ने हैरानी से चंद्रकला की तरफ देखा और फिर बोलता है कि हाँ हाँ दादी, क्यों नहीं चाहिए, मुझे मेरा छोटा भाई चाहिए। तो संध्या के गाल तो हल्के हल्के से लाल हो गए थे और वो चुपचाप से किचन के अंदर चली जाती है। और तभी नील ने कहा कि
दादी मेरा भाई कहाँ से आएगा, कहाँ है मेरा छोटा भाई। तो चंद्रकला बोलती हैं कि अभी तेरे भाई को आने में थोड़ा सा टाइम है, तू अपना नाश्ता कर और जा। अपनी माँ को उल्टी सीधी सलाह मत दिया कर, समझा। तू बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी सलाह देने लगा है। तेरी उल्टी सीधी सलाह देने की वजह से ही तो उन दोनों पति पत्नी के बीच में इतनी सारी गलतफहमी पैदा हो गई है। तेरी वजह से ही सारी नौटंकी हुई है, समझा। तो नील को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना तो समझ रहा था कि शायद उसकी दादी उसे डांट रही। और फिर नील भी बोलता है कि मुझे मत डांटा करो दादी आप, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चंद्रकला ने भी अगले ही पल नील के गाल पर हल्का सा चांटा मारकर कहा कि नाश्ता कर और स्कूल में जा, समझा। तू बहुत ज़्यादा बोलने लगा है आजकल, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नील भी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए अपना नाश्ता करने लगता है और दादी की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में दोपहर का वक्त हो चला था। संजय की नज़र तो अभी केबिन के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि अगर उसकी माँ ने कहा है कि वो संध्या को आज केबिन में भेजेंगी तो फिर वो संध्या को आज ज़रूर ऑफिस भेजेंगी। तो संजय ने भी आज अपना सारा काम पहले ही निपटा लिया था। वो जल्दी जल्दी काम करके बस बैठा हुआ था। अब तो बस संध्या के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखें बस बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रही थी और आखिरकार उसका इंतज़ार खत्म हुआ था। केबिन का दरवाज़ा खोला और संजय ने जैसे ही मुस्कुराकर केबिन की तरफ देखा, उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई थी। वो थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि धनराज यार तू प्लीज़ जा यहाँ से, तुझे किसने बुलाया है, मुझे ना तुझसे अभी कोई बात नहीं करनी है, जा अभी तू यहाँ से जा। तो धनराज भी थोड़ा सा हैरानी से बोलता है कि अरे मेरे भाई बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे तुझसे, ये देख। इतना कहकर उसने एक फाइल संजय की तरफ बढ़ा दी। तो संजय ने भी अब फाइल को जल्दी से साइड में रखा और फिर थोड़ा सा रिक्वेस्ट भरी आवाज़ में बोलता है कि प्लीज़ चला जाए यार, प्लीज़ प्लीज़ चला जाए यहाँ से, अभी के लिए चला जाए। और तभी केबिन का दरवाज़ा खुलता है और संजय और धनराज ने देखा तो संध्या लंच लेकर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी बहुत ज़्यादा उदासी थी। संध्या का उदास सा चेहरा देखकर संजय को अब खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और उसे संध्या के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। फिर उसने धनराज से कहा कि चल पहले लंच कर लेते हैं। धनराज बोलता है कि हाँ हाँ चल पहले लंच कर लेते हैं, बहुत तेज भूख भी लगी है। फिर तीनों ही बैठकर आराम से लंच कर रहे थे। धनराज ने भी एक नज़र संध्या की तरफ देखा, जिसका चेहरा अभी बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ था। धनराज बोलता है कि संजय एक बात कहूँ तुमसे, संध्या हमेशा चहकती रहती थी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बढ़ती रहती थी, मगर जब से तुमसे शादी हुई है ना, इसके चेहरे पर एक अलग सी उदासी नजर आती है, कभी भी खुश नहीं लगती है। ये सुनकर तो संजय और संध्या दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे थे और तभी संध्या ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि नहीं भैया ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था इसीलिए। धनराज बोलता है कि मुझे मत बताओ संध्या, तुम्हारी बातें को अच्छे से समझता हूँ मैं, तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है ना वो सर दर्द से नहीं हो रही है। फिर उसने संजय की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि ये उम्मीद नहीं थी तुझसे मेरे दोस्त बहन समझकर तुमसे शादी करी थी मैंने संध्या से, ये सोच कर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेरा और संध्या का रिश्ता सुधर जाएगा, तू संध्या को अपना लेगा और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगोगे। लेकिन लगता है कि संध्या इस रिश्ते में है और फिर तू है जो इस रिश्ते को मानता ही नहीं है, तू इस रिश्ते में ही नहीं है। आज महसूस हो रहा है कि जैसे शायद मैंने संध्या की जिंदगी खराब कर दी है तुझसे शादी करके। इतना कहकर धनराज थोड़ा सा गुस्से से उठ जाता है और कैबिन से बाहर जाने लगा और तभी संजय बोलता है कि नहीं धनराज, आज के बाद मेरी संध्या के चेहरे पर उदासी कभी भी नहीं होगी, मेरी संध्या हमेशा खुश रहेगी। ये सुनकर तो धनराज और संध्या दोनों ही हैरान हो गए थे। संध्या भी संजय की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। संजय की बात सुनकर धनराज और संध्या दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर संजय बोल क्या रहा है। संजय भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर संध्या अभी भी सोफे पर ही बैठी हुई थी और संजय को ही देखे जा रही थी। संजय ने भी अपनी जेब में से एक अंगूठी निकाली और फिर संध्या के सामने पंजों के बल बैठ गया और उसने संध्या का हाथ पकड़ा और उसे अंगूठी को उसके हाथों में पहना दिया। संध्या बस अभी भी संजय को ही हैरानी से देखे जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना देख रही हो। और तभी धनराज ने भी अपनी तालियों को बजाते हुए मुस्कुरा कर कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन संध्या। संध्या की आंखों में भी अब खुशी के आंसू आ गए थे और धनराज बोलता है कि अरे तुम तो रो रही हो मेरी बहन, क्या हुआ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। संध्या ने भी थोड़ा सा सुबकते हुए कहा कि मुझे सुबह सुबह डांट कर आए हैं ये और इसीलिए मुझे मनाने का तरीका ढूंढा है इन्होंने, ये कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं ये मुझसे, शादी से पहले ही इन्होंने मुझसे कह दिया था कि ये मुझे सब कुछ दे सकते हैं लेकिन कभी भी प्यार नहीं दे सकते हैं, कभी भी ये मुझे अपनाएंगे नहीं एक पत्नी के तौर पर। धनराज ने काफी ज्यादा गुस्से में संजय की तरफ घूर कर देखा तो संजय ने भी उसे जाने का इशारा किया। धनराज भी अब चुपचाप वहां से चला गया और उसके जाते ही संजय ने भी अपना सर संध्या की गोद में रख लिया और संध्या ने अभी भी अपने हाथ संजय के बालों में नहीं रखे थे। संजय
बोलता है कि माफ़ कर दो ना संध्या, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। मैं कैसे समझाऊं कि मुझ पर इन 2 महीने में क्या गुजरी है, कैसे काटे हैं मैंने ये 2 महीने। मैंने बहुत सोचा था कि मैं तुमसे दूर रहूंगा, मुझे लगा था कि जब तुम मेरे पास आओगी तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें अपनाऊँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी खूबसूरती मुझे अपना दीवाना बना लेगी। सच में तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्यार करूँ ना करूँ लेकिन इज्जत बहुत ज़्यादा करता हूँ तुम्हारी। मुझे डर था कि कहीं कोई ऐसी लड़की ना आ जाए मेरी ज़िंदगी में जो मेरे बच्चों को ना अपनाए और ना ही मुझे अपनाए। वो सब छोड़ो, चलो आज फार्म हाउस चलते हैं, कुछ वक्त वहाँ पर बिताएंगे। संध्या भी संजय के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए बोलती है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है, नील स्कूल से आ गया होगा, मेरे बारे में पूछेगा और फिर अगर मैं उसे वहाँ पर नहीं मिली ना तो बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचा देगा, मुझे घर जाना होगा, हटिए हटिए मेरे सामने से। इतना कहकर संध्या ने भी अब संजय को खुद से दूर किया और फिर वहाँ से उठ गई, जिसका साफ मतलब ये था कि वो संजय को माफ़ करने वाली नहीं थी। संध्या ने भी अब जल्दी जल्दी से टिफिन फिक्स किए और फिर जैसे ही बाहर जाने के लिए कैबिन का दरवाज़ा खोलती है वैसे ही उसने अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस किए। संध्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसकी आंखों से हल्के हल्के से आंसू बह गए थे। बेशक उनकी शादी को 2 महीने हो गए थे लेकिन इन 2 महीनों में संध्या ने भी संजय को बहुत ज़्यादा मिस किया था, संजय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था और संजय उसे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो संध्या के पास जा क्यों नहीं रहा था। वो तो खुद अपनी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहा था। संजय ने भी अपना चेहरा संध्या की गर्दन में छुपा लिया और फिर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है कि माफ़ नहीं करोगी क्या, क्या मुझे माफ़ नहीं करोगी संध्या। तो संध्या ने भी थोड़ा सा सुबकते हुए कहा कि आप गलती कहाँ करते हैं, गलती तो मैंने करी है आपसे शादी करके, वैसे भी आप थोड़ी ना कुछ समझ पाते हैं, सब कुछ तो मैं ही समझूं, मुझे ही सब कुछ समझना है। संजय ने भी अब संध्या के हाथों से टिफिन ले लिया और फिर वहीं टेबल पर उसे रख दिया और फिर उसे अपनी तरफ घुमाकर बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि यही वो जगह है ना जहाँ मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा, कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आज इसी जगह पर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को प्यार नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं रह पाऊंगा। संध्या प्लीज़ संध्या मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे डर था कि कहीं कोई ऐसी लड़की ना आ जाए मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरे नील को नहीं अपनाया तो फिर क्या होगा, कोई ऐसी लड़की मेरे पास ना आ जाए जो मुझे मेरे नील से दूर कर दे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था इन सारी चीज़ों से लेकिन तुमने तो इन बाप बेटों दोनों को ही इशारों पर नचा लिया। ये सुनकर तो संध्या के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है लेकिन अगले ही पल उसने सुबकते हुए अपने आंसुओं को पोंछा और बोलती है कि बस बस बातें मत बनाइए आप, मुझे घर जाना है, नील आ गया होगा। लेकिन संजय अब संध्या से दूर नहीं होता है, उसे तो वो जाने ही नहीं देता है। उसने भी अपने हाथ संध्या की कमर पर लपेट दिया और फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। संध्या ने भी अपने हाथ संजय के हाथों पर रखे और फिर थोड़ा सा उसे दूर करने की कोशिश करने लगती है लेकिन संजय ने भी उसे नहीं छोड़ा था। संध्या की आंखों में आंसू अब और भी ज़्यादा बहने लगे थे, वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप उसे दूर कर रही थी। तो संजय ने भी संध्या को अपने गले लगा लिया और फिर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है कि प्लीज़ संध्या माफ़ कर दो ना, प्लीज़ गलती हो गई है मुझसे, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सादगी मुझे एकदम से पागल कर देगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे दीवाना बना दिया है तुम्हारी खूबसूरती ने। मुझे तो ये लगा था कि मैं तुमसे दूर रहूँगा और तुम मेरे करीब आओगी लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा सीधा हो गया यार। प्लीज़ संध्या कर दो ना माफ़ अपने पति को, अब इतना भी मत सताओ, प्लीज़ संध्या माफ़ कर दो। संध्या ने भी अब कुछ नहीं कहा। संजय ने अब थोड़ा सा झुककर संध्या के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ प्यार से बोलता है कि अच्छा ये बताओ हनीमून पर कहाँ चलोगी तुम। संध्या अभी भी कुछ नहीं बोलती है मगर उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। संजय ने फिर से कहा कि अरे अब अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो फिर मैं यहीं पर शुरू हो जाऊंगा, फिर मत कहना मुझसे। तो संध्या ने भी हैरानी से संजय की तरफ देखा और फिर संजय ने भी झुककर संध्या के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। संजय एक मीठी सी किस करने के बाद संजय संध्या से थोड़ा सा दूर हुआ और संध्या के गाल हल्के हल्के से लाल हो चुके थे। संजय ने भी अपने होंठ संध्या की गाल पर रखकर उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा कि संध्या तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देगी, पागल बना देगी तुम्हारी ये खुशबू। कभी नहीं सोचा था कि अनीता के जाने के बाद मैं किसी लड़की को इस दिल से अपना पाऊंगा लेकिन तुम तो दिल के साथ साथ रूह में भी बस गई हो। संध्या के चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट फिर से आ जाती है। उसने भी अपना सर संजय के सीने पर रख लिया था और उसकी बाहों में और ज़्यादा कस गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अशोक ने भी गाड़ी प्रताप इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रोकी। वो तेज कदमों के साथ संजय के कैबिन की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में ही वो संजय के कैबिन के बाहर पहुंच गया था। उसने भी बिना नॉक किए ही कैबिन का दरवाज़ा एकदम से खोल दिया और जैसे ही उसकी नज़र संजय और संध्या पर जाती है उसकी आंखें
तो हैरानी से फैल गई थी। उसकी आंखें भी एकदम से गुस्से से लाल हो चुकी थी। संजय संध्या को गोद में लेकर बैठा हुआ था और उसके गाल पर अपना हाथ फेर रहा था। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे और संजय ने भी ध्यान नहीं दिया कि अशोक उसके कैबिन के अंदर ही खड़ा हुआ है और उन दोनों को ही घूरे जा रहा है। तो वहीं संध्या, उसका एक हाथ संजय के हाथों में एकदम से उलझा हुआ था और उसका माथा संजय के माथे पर सटा हुआ था। तभी अशोक ने भी अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर खांसते हुए बोलता है कि संजय। संजय जैसे ही संजय के कानों में अशोक की आवाज़ गूंजती है, वैसे ही संजय और संध्या दोनों ही एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। संध्या भी झट से अब उसकी गोद से उठकर खड़ी हो जाती है। उसने भी अपनी साड़ी ठीक करी और वहीं संजय ने भी थोड़ा सा गुस्से में कहा कि अशोक, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? नॉक करके नहीं आ सकते हो क्या? बिना नॉक करे किसी के कैबिन में जाते हैं क्या? अशोक भी थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो यार। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर संध्या के साथ बिजी हो। मुझे लगा कि ये सारे काम तो तुम घर पर करते होगे ना, यहाँ कैबिन में कौन करता है ये सारे काम, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम अपने ऑफिस में भी संध्या को नहीं छोड़ते हो। ये सुनकर तो संजय और संध्या दोनों को ही एकदम से गुस्सा आ गया था। ऑफिस संजय ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अशोक की तरफ घूर कर देखा और बोला कि किस लिए आए हो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? तो अशोक ने भी एक फाइल संजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसे स्टडी कर लेना, इस पर डिस्कशन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। इतना कहकर अशोक वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वो एक मिनट भी वहाँ पर नहीं रुकता है क्योंकि संध्या को संजय के साथ देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। बाहर आते ही अशोक ने बोनेट पर खींचकर एक पंच जोर से मारा क्योंकि उसे इस वक्त संध्या को संजय के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका खून एकदम से उबाल मार रहा था। अशोक ने जैसे तैसे खुद को शांत किया, खुद को कंट्रोल किया और फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए गुस्से से बोलता है कि एक ना एक दिन तो संध्या मेरे पास आएगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो संजय, उसे तुम मुझसे नहीं बचा सकते हो। इतना कहकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में गाड़ी में आकर बैठ गया और वहाँ से चला गया। तो वहीं संजय भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सोफे पर आकर बैठ गया था। संध्या संजय के पास बैठी थी और उसके सीने को सहलाते हुए बोलती है कि बस करो ना, क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो आप? देखो ना, आज हमारे रिश्ते के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, तो फिर आपको नहीं लगता है कि हमें इस लम्हे को एंजॉय करना चाहिए? ऐसे किसी को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। आप छोड़ो ना इन सारी चीज़ों को, प्लीज़ संजय शांत हो जाइए ना प्लीज़। संजय बोलता है कि इस अशोक के अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है, कम से कम किसी के कैबिन में जाते हैं तो नॉक करके तो आ सकता था ना। संध्या भी अब उसे समझाते हुए प्यार से बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी आप कौन सा अपनी सेक्रेटरी के साथ थे, आप तो अपनी पत्नी के साथ में ही थे ना, तो फिर आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? हमने कुछ भी गलत थोड़ी ना किया है, बल्कि गलती मेरी है। मुझे आपकी बातों में आकर यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए था, मुझे भी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था। बेकार में ही अशोक के सामने आप इतना ज़्यादा एम्बेरस फील कर गए हैं। तो संजय ने भी अब संध्या की तरफ देखा और कहा कि अरे नहीं संध्या, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सही कहा है तुमने, मैं किसी औरत के साथ थोड़ी ना था और मैं तो तुम्हारे साथ था, अपनी पत्नी के साथ था। इतना कहकर उसने भी संध्या के गाल पर प्यार से हाथ लगाया और फिर उसके माथे को चूमकर बोला कि चलो ना, फार्म हाउस चलते हैं, आज कुछ वक्त वहीं पर बिताएंगे क्योंकि मुझे ना अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो संध्या ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अगले 2 घंटे में ही संजय और संध्या दोनों ही फार्म हाउस में आ चुके थे। संध्या और संजय दोनों ही इस वक्त फार्म हाउस के गार्डन में खड़े हुए थे। संध्या गार्डन में नज़र घुमाते हुए बोलती है कि आपका गार्डन तो बहुत ही बड़ा है संजय, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, मैं साफ़ कर देती हूँ इसे। संजय भी अपने माथे पर अपना हाथ मारता हुआ बोलता है कि यार, मैं तुम्हें यहाँ पर गार्डन साफ़ कराने के लिए लेकर आया हूँ क्या, कि तुम यहाँ पर आकर गार्डन साफ़ करो? लेकिन संध्या तब तक अपनी कमर पर साड़ी का पल्लू टांग चुकी थी और फिर उसने भी एक कमरे में जाकर एक झाड़ू उठाई और फिर बोलती है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, इसे तो साफ़ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी के अभी इसे साफ़ कर देना चाहिए। वैसे भी आपको यहाँ पर एक नौकर न छोड़ देना चाहिए। तो संजय बोलता है कि छोड़ा तो था, पता नहीं कहाँ पर चला गया है वो नौकर। लेकिन तब तक संध्या भी गार्डन को अच्छे से साफ़ करने लगती है और तभी वहाँ पर एक नौकर आता है। संजय ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और कहा कि तुम्हें यहाँ पर फार्म हाउस की सफाई करने के लिए छोड़ा है ना, तो फिर अब देखो कैसे तुम्हारी मालकिन सफाई कर रही है यहाँ पर, शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हारे सबके होते हुए तुम्हारी मालकिन सफाई करेगी? वो नौकर भी अब जल्दी से संध्या के पास आता है और झाड़ू लेता हुआ बोलता है कि मैडम छोड़ दीजिए ना, मैं साफ़ कर देता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मैडम छोड़ दीजिए, वरना साहब मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, प्लीज़ मैडम छोड़ दीजिए। संध्या ने भी झाड़ू छोड़ दी लेकिन वो पूरी तरीके से गंदी हो गई थी। तो संजय बोलता है कि अब जाओ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। संध्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर फार्म हाउस के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो संजय भी अब फार्म हाउस के अंदर आ गया था और फिर
सीधा किचन में खाना बनाने के लिए चला जाता है। इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं थी कि संजय खाना बहुत ही अच्छा बनाता था। उसे खाना बनाना बहुत ही अच्छे से आता था, क्योंकि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब वो नील दादाजी के लिए खाना बनाता था। थोड़ी देर में ही संध्या भी फ्रेश होकर आराम से बाहर आ जाती है। संजय ने जब संध्या को देखा तो देखता ही रह जाता है। एक सेकंड के लिए तो वो भूल ही गया था कि उसने गैस पर खाना रखा है। संध्या संजय के पास आती है और गैस की तरफ देखकर बोलती है कि क्या बना रहे हो आप संजय। संजय का ध्यान तो अभी संध्या से हट ही नहीं रहा था। वो तो उसकी खूबसूरती में अपनी आंखों को एकदम से बसा कर रखे था। उसने भी एक चमचा लिया और अपनी सब्जी चलाता हुआ बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए मिक्स वेज बनाई है। संध्या ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा कि लेकिन मुझे तो मिक्स वेज नहीं पसंद है, मैं तो मिक्स वेज खाती ही नहीं हूँ। यह सुनकर तो संजय ने भी जल्दी से गैस बंद की और फिर उसे देखकर बोलता है कि तो ठीक है, तुम क्या खाती हो वो बता दो मुझे। संध्या बोलती है कि यही तो प्रॉब्लम है, 2 महीने में आपको ये भी नहीं पता चला कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो संजय ने भी अब संध्या की कमर पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से सटाया और फिर उसकी आंखों में देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अब क्या 2 महीने का सारा ताना ऐसे ही मारती रहोगी क्या मुझे? तुमने भी तो कोशिश नहीं करी थी ना मुझे एक बार भी बताने की। तो संध्या ने भी अब हल्की सी नम आंखों से संजय को देखकर बोलती है कि अरे कैसे कोशिश करती मैं, आपने ही तो कहा था ना कि आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अनीता की जगह कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई आपसे ये सारी बातें करने की। संजय ने भी अपना सर संध्या के कंधे पर रख लिया और फिर बच्चों की तरह रोता हुआ बोलता है कि संध्या यार प्लीज माफ कर दो ना, हो गई है गलती, आप क्या मेरी जान ले लोगी क्या? आप क्या बच्चे की जान लेकर ही रहोगी? क्यों मार रही हो इतना ज्यादा ताना? तो संध्या के चेहरे पर भी अब हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। संजय का ऐसा रूप देखकर संजय ने भी अब ऐसे ही संध्या को अपने गले लगाकर कहा कि अच्छा बताओ ना क्या खाओगी तुम, मैं फटाफट से बना देता हूँ। संध्या ने कहा कि मुझे तो भूख ही नहीं लगी है, आपके साथ लंच कर लिया था ना, उसी से ही पेट भर गया है मेरा, अभी तो 5 ही बज रहे हैं ना, मुझे ना सच में भूख नहीं लगी है, बस थोड़ी सी नींद आ रही और कुछ भी नहीं। तो संजय ने भी अब संध्या को थोड़ा सा खुद से दूर किया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि लेकिन मुझे तो भूख है ना, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। तो संध्या बोलती है कि तो फिर बताइए ना क्या खाओगे आप, मैं अभी के अभी बना देती हूँ आपके लिए। संजय ने भी अब संध्या की तरफ देखते हुए एक शरारती भरी मुस्कान पास करी और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मुझे क्या खाना है, तुम्हें नहीं पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं, इतनी भी अनजान नहीं हो तुम। संध्या का चेहरा तो एक तरफ से लाल हो गया था और वो भी आंखें झुकाते हुए बोलती है कि वो मुझे ना नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। इतना कहकर जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए पलटती है वैसे ही संजय ने भी संध्या को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और फिर अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे से सुला दूंगा, परेशान क्यों हो रही हो, चलो तुम्हें अच्छे से सुला देता हूँ, अभी तो तुम थकी हो ना, थोड़ा सा और थका देता हूँ फिर अच्छे से नींद आ जाएगी तुम्हें। संजय की बात सुनकर तो अब संध्या उसकी आंखें तो जैसे खुली की खुली रह गई थी और एकदम से शर्माहट के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और एक बार भी नहीं खोली थी। उसके गाल भी शर्म से लाल हो गए थे। तो वहीं संजय ने भी अब संध्या को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से होता हुआ सीधा कमरे के अंदर लेकर आ जाता है। संजय ने भी बहुत ही प्यार से संध्या को बेड पर लेटाया और धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगता है। संध्या के दिल की धड़कनें तो अब एकदम से तेज हो गई थी। उसने अभी तक नजर उठाकर संजय की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। तो वहीं संजय के चेहरे पर तो मीठी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने भी अपने होंठ संध्या के गाल पर रख दिए और फिर धीरे धीरे उसके हाथ संध्या के बदन पर हरकत करने लगे थे। तो वहीं संध्या ने भी अब संजय की शर्ट पर अपनी पकड़ कस दी थी और धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे में होते जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की प्यार की दुनिया में खो गए थे। संजय ने भी अपने और संध्या के बीच की आज सारी दूरियां खत्म कर दी थी। दोनों ही अब पूरी तरह से आज एक हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ अब एक हो गए थे और 1 घंटे के बाद संध्या ने भी अपना सर संजय के सीने पर रखा हुआ था और संजय भी एक हाथ से संध्या के बालों को प्यार से सहला रहा था। संध्या का चेहरे पर भी अब शर्म के साथ साथ एक मीठी सी मुस्कुराहट भी थी। थकावट के साथ साथ उसके चेहरे पर एक सुकून भी था जो शायद वो 2 महीने से नहीं देख पा रही थी। उसे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। संजय ने हल्का सा पलट कर संध्या की तरफ देखा और फिर उसके माथे को चूमकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अब तुम सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम थक गई होगी ना तो तुम्हें नींद भी बहुत अच्छी से आएगी। तो इतना बोलकर संजय ने फिर से उसे एक छोटी सी किस दे दी।
तो फ्रेंड इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। संध्या ने भी अपने पीछे संजय को महसूस किया और फिर थोड़ी ही देर में संजय ने भी संध्या को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके कान के पास आकर थोड़ा सा फुसफुसाते हुए बोलता है कि क्या याद कर रही थी संध्या। संध्या ने भी हल्का सा पलट कर संजय की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ जाता है। उसकी आंखों में देखकर वो बहुत ही प्यार से बोलती है कि जब हम पहली बार फार्म हाउस गए थे ना, उसी पल को याद कर रही थी जब आपने पहली बार मुझे अपनाया था, जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। तो संजय के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर उसने भी संध्या को अपने गले लगा लिया और फिर पुरानी बातों को याद करते हुए बोलता है कि 2 महीने मैंने कैसे गुजारे थे पता है तुम्हें, मैं जानता हूँ जैसे मैंने अपने 2 महीने गुजारे थे। संध्या ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि उसके बाद भी तो एटीट्यूड वैसे के वैसे ही था आपका, ये नहीं हुआ कि एक बार आकर मुझसे बात कर लेते। तो संजय संध्या को अपने साथ कमरे में ले जाता हुआ बोलता है कि अच्छा वो सब कुछ छोड़ो, बैठो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज। तो संध्या भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से संजय को देख रही थी और संजय ने भी अब संध्या को बड़े ही प्यार से बेड पर बैठाया और फिर अपनी जेब में से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और संध्या की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चों की माँ। ये सुनकर तो संध्या की आंखें हैरानी से फैल गई थी और वो बोलती है कि आपको याद था मेरा बर्थडे। संजय भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे कैसी बातें करती हो तुम, अपनी जान का बर्थडे याद नहीं रखूंगा तो फिर किसका याद रखूंगा। संध्या ने भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अच्छा आपको याद रहता है, मैं तो भूल ही गई थी। फिर उसने भी उस ज्वेलरी बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही प्यारी सी चैन रखी हुई थी। तो संध्या भी थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। संजय ने कहा कि हाँ लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं, तुम ज़्यादा खूबसूरत हो। तो संध्या ने भी अब उस चैन को संजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लीजिए आप ही पहना दीजिए। तो संजय ने भी संध्या को उस चैन को पहना दिया और फिर उसके सामने चेयर पर आकर बैठ जाता है और उसके दोनों ही हाथ पकड़कर बोलता है कि ऐसा नहीं है संध्या कि तुम्हें खुद से दूर करके मैं बहुत ज़्यादा सुकून से हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। संध्या ने भी संजय के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि आज तो ऐसी बातें बिल्कुल भी मत कीजिए ना प्लीज़, आज बस अच्छी अच्छी बातें करते हैं प्लीज़, कोई भी पुरानी बातें नहीं होंगी। संजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर थोड़ी देर के बाद संजय और संध्या दोनों ही बेड पर आराम से लेटे हुए थे। संध्या ने भी अपना सर संजय की बाजू पर रखा हुआ था और संजय एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। संध्या बहुत ही प्यार से बोलती है कि नील ने बात की आपसे। संजय ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि नील तो अकड़ के मामले में मुझसे भी 2 कदम आगे है, बहुत ज़्यादा अकड़ है उस पागले के अंदर, बात तो की है लेकिन वो भी अकड़ के साथ। चलो कोई बात नहीं है, तो मेरा ही बेटा मेरे पास आ गया है, यही काफ़ी है मेरे लिए। थैंक यू तुम्हारा कि तुमने उसे समझा बुझाकर ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मना लिया, वरना मुझे तो लगा था कि सारा भार रुद्र पर ही आ जाएगा, सारा चीज़ रुद्र को ही संभालना पड़ेगा। संध्या बोलती है कि अब अपना बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर किसका बिजनेस ज्वाइन करेगा। वैसे भी आपको एक बात बताऊं कि वो खेती बाड़ी भी ना बहुत ही अच्छे से करता है, रोज़ सुबह सूरज जागने से पहले ही अपने खेत को जोत देता था। तो संजय भी हंसकर बोलता है कि वो सब कुछ तो ठीक है संध्या, लेकिन वो दोनों नालायक भी कुछ करते हैं या फिर नहीं, बस ऐसे ही सारा दिन घर पर ही पड़े रहते हैं। तो संध्या ने भी हंसकर कहा कि हाँ हाँ करते हैं ना, मेरा खून पीते हैं दो के दोनों, जब आपके पास आएंगे ना तब आपका खून पिएंगे, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, दो के दोनों बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं। संजय ने भी हंसकर कहा कि लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, अगर रुद्र और नील के भाई हैं तो फिर पूरी आफत तो मचाएंगे ही। संध्या भी हंसकर बोलती है कि आफत, वो दोनों ना बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरे बच्चे ना हॉस्पिटल में बदल गए थे, ये दोनों मेरे बच्चे हैं ही नहीं। मानती हूँ रुद्र में बहुत ज़्यादा गुस्सा है लेकिन वो शैतान बिल्कुल भी नहीं है। नील वो भी थोड़ा सा मुंह का बड़बोड़ा है लेकिन शैतानी बिल्कुल भी नहीं करता है, इतना भी शैतान नहीं था, लेकिन वो दोनों तो ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों का बचपना तो अभी भी नहीं गया है, अभी भी उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है। संजय और संध्या दोनों ही हंसने लगते हैं और फिर संजय बोलता है कि सच में इतना ज़्यादा परेशान करते हैं दोनों। संध्या बोलती है कि हाँ हाँ आपको क्या बताऊँ मैं, जब दादी आपको थप्पड़ मार देती थी ना तो सोचो उन दोनों का क्या करती होंगी। संजय बोलता है कि सच में लगता है कि कुछ ज़्यादा ही शैतान बच्चे हो गए हैं दो के दोनों। फिर वो बोलता है कि बच्चों को तो पता है ना तुम्हारा बर्थडे है आज, वो पूरी धूमधाम से मनाएंगे तुम्हारा बर्थडे। संध्या ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि मेरा बर्थडे है, नील तो बचपन से ही पूछता आया है मेरा बर्थडे, लेकिन मैं उसे भी हर बार टाल देती हूँ, मैंने कभी भी किसी को अपने बर्थडे बताया ही नहीं। हमेशा कहता है कि जब भी आपका बर्थडे की डेट पता चलेगी ना तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से आपका बर्थडे मनाऊंगा। लेकिन सच कहूँ संजय, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, आपके बिना तो मेरी कोई खुशी ही नहीं है, जहाँ
जहाँ आप नहीं वहाँ मैं भी नहीं। संजय बहुत ही प्यार से बोलता है कि कैसे समझाऊं तुम्हें मैं संध्या। संध्या बोलती है कि रहने दीजिए, मत समझाइए ना आप। इतना कहकर उसने भी अपनी पकड़ संजय पर कस दी और फिर संजय उसने भी हल्का सा झुककर संध्या को अपने आगोश में समा लिया। थोड़ी ही देर में दोनों ही अपनी दुनिया में चले गए थे। वो दुनिया जो सिर्फ और सिर्फ संजय और संध्या की ही थी। वो दुनिया जिसमें दोनों ही एक दूसरे के पूरी तरीके से हो जाते थे, जिसमें एक दूसरे को सुकून देते थे। इधर दूसरी तरफ रुद्र एक 5 स्टार होटल में बैठकर किसी के साथ मीटिंग कर रहा था। उसने मीटिंग के बीच में ही अपना फोन उठाकर नील को मैसेज किया और बोलता है कि मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ तेरा, कब आओगे तुम? इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? इधर दूसरी तरफ से नील का रिप्लाई आता है कि भाई प्लीज, ये आखिरी मीटिंग तू अटेंड कर रहा है, पक्का प्रॉमिस, अगली बार मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा, तुझे कभी भी अकेले मीटिंग के लिए नहीं भेजूंगा, आज प्लीज अटेंड कर लियो अकेले। तो रुद्र ने भी थोड़ा सा गुस्से में रिप्लाई नहीं किया और फिर सामने बैठकर बिजनेसमैन को देखकर बातें करने लगता है। और उसके साथ 7-8 बिजनेसमैन और बैठे थे, जिनके साथ वो अकेला ही किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहा था। डिस्कशन करने के बाद रुद्र भी उठकर बोलता है कि मीटिंग इज ओवर, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, आज के लिए इतना ही, बाकी की जो बातें होंगी बाद में डिस्कस हो जाएंगी। सब ने एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रुद्र वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ से जाता हुआ वो खुद में ही बड़बड़ाता है कि पापा पापा मम्मी के पास चले गए हैं और ये पता नहीं कहाँ पर रहता है, आजकल तो इसका ठिकाना ही नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ पर घूमता रहता है। मैं अकेला सब कुछ देखूं, सारा काम तो मुझे ही देखना है, मैं ही तो एक रावण बन गया हूँ जो सारा काम खुद ही कर लूँगा। ये भी नहीं सोचता है कोई कि मैं भी तो थक जाता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना। रुद्र को आज अपने भाई और पापा पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो आज अकेले सारा काम कर रहा था, इसीलिए उसे अपने भाई और पापा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है, उसमें शायद शुभ का मैसेज आया था। रुद्र ने भी फ़ोन देखा और एक बड़बड़ाते हुई आवाज़ में कहा कि एक ये शुभ और निहाल, पता नहीं इनका कॉलेज कब पूरा होगा और कब यहाँ पर आके ये कंपनी को ज्वाइन करेंगे। सब ने मेरा खून पी कर रखा है, सब मुझे ही एकदम से पीसते रहते हैं, लेकिन इन दोनों की शक्ल देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कंपनी कभी भी ज्वाइन कर पाएंगे, कभी भी ये काम कर पाएंगे। गधे कहीं के, बिल्कुल गधे हैं ये दोनों के दोनों। और तभी एक लड़की रुद्र से एकदम से टकरा जाती है। रुद्र ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा तो उस लड़की ने 1 पीस पहना हुआ था और वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की ने बड़े ही स्टाइल में कहा कि सॉरी मिस्टर प्रताप, मैंने ध्यान नहीं दिया। रुद्र भी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि ध्यान देना सीख लीजिए, वरना हर किसी से ऐसे ही टकराती रहेंगी आप। वो लड़की रुद्र के पास आई और हाथ बांध कर बोलती है कि इतना एटीट्यूड। रुद्र भी एटीट्यूड में बोलता है कि एटीट्यूड नहीं है मैडम, सलाह है, सलाह आपके लिए। मेरा एटीट्यूड इतना सस्ता नहीं है कि मैं तुम जैसी लड़की पर ऐसे ही खर्च कर दूं। रुद्र वहां से जाने लगा और फिर उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने भी रुद्र की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर गुस्से में बोलती है कि तुम जैसे मतलब कहना क्या चाहते हो मिस्टर प्रताप आप? तो रुद्र ने भी उस लड़की का हाथ जोर से झटकते हुए कहा, बिहेव योर सेल्फ, मुझे छूने से पहले 4 बार सोचना, समझे तुम? देखा है खुद को कभी? नशे में एकदम से टुल हो तुम, कपड़े पहनने की तो तुम्हें तमीज नहीं है, बाप का पैसा उड़ा रही हो तुम। सोनम, मुझसे ना दूर ही रहा करो, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा पास से गुजरना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सोनम ने भी गुस्से से हाथ बांधकर थोड़ा सा हंसकर कहा कि तो आपको क्या लगता है मिस्टर प्रताप, आपके लिए कोई अप्सरा आएगी या फिर आपको कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो कि ड्रिंक ना करती हो, समझे आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि हाई सोसाइटी में ये सब कुछ आम बात होती है। अब ये बिल्कुल भी मत कहिएगा कि आप किसी अनाथ से शादी कर लेंगे या फिर किसी गरीब लड़की से जो बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी होगी और तुम्हारे आगे पीछे आरती की थाली लेकर घूमेगी, 5 मीटर की साड़ी लपेटेगी। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं मिस्टर प्रताप आप? होश में आ जाइए और अपने पल्ले में ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपकी शादी भी मुझ जैसी लड़की से ही होगी, इसीलिए मुझ जैसी लड़की की इज्जत करना सीख लीजिए आप। आज नहीं तो कल आपको मेरी जैसी लड़की मिलेगी आपकी लाइफ में। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होने वाला है आगे कहानी में, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में।